बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। और कल मैंने कहा था कि चलो सुबह का आगाज़ भीगा भीगा हुआ और आज भीगा नहीं बल्कि हर तरफ जलथल एक पानी ही पानी है। बारिश है कि थमने को नहीं आ रही है और तकरीबन रात 3-4 बजे से मुझे लगता है बारिश का ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। कल भी सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश हुई, आज भी, लेकिन इस बारिश की वजह से मौसम तो जहाँ खुशगवार हुआ ही है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी कल से मुख्तलिफ शाहराएँ ज़ेर आब हैं। आज सुबह अगेन दफ्तर आना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि हर तरफ पानी और आपको एक्चुअली जो है वो डर भी लग रहा होता है इतने पानी में ड्राइव करते हुए। खैर कुछ लोग तो मैं देखती हूँ जी ऑफिस भीगे हुए मुसलसल आ रहे हैं, बारिश थमने को ही नहीं आ रही, मुसलसल बारिश का सिलसिला इस वक्त भी बाहर जारी है। तो कुछ खुशगवार मौसम की भी बात करेंगे, कुछ बारिश के असरात की भी बात करेंगे। लाइट गायब हो जाती है और इसके बाद जी वैसे तो कह रहे हैं जी वासा की टीमें बाहर मौजूद हैं, मशीनरी मुतहरिक है और मैंने तो कल रिक्वेस्ट की थी जाहिद अजीज़ साहब से, एमडी वासा साहब से कि थोड़ा सा लक्ष्मी चौक से भी बाहर निकलें। खैर हमने क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ करना है, आज वीकेंड है, सुबह सुबह तो कुछ खुशगवारी आगाज़ कर लेते हैं। मौसम कैसा है ये हम जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी कोमल की तरफ। खुशगवार मौसम है, ठंडी सुबह है। कोमल बताइए इस वक्त ओवरऑल मौसम की सूरत हाल क्या है और शहरी किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जलथल जो है वो एक हो चुका है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हर तरफ खूबसूरत समा फैला हुआ है, दिन में रात का समा है और कहीं कभी हल्की बारिश होती है तो कभी तेज़ बारिश होती है। शहरी इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? लाहौरी इस मौसम का सुबह सुबह 10 बज चुके हैं क्योंकि दिफातर का टाइम है, तो लोग जो है वो चाय की चुस्कियों के साथ इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो ख्वाबों के तरफ रुख करके, ख्वाबों के शौकीन अफराद जो है वो ख्वाबों का इस्तेमाल करते हुए इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौजूदा मुझे पहले ये बताएं इस वक्त बारिश हो रही है? मुझे ये बताएं इस वक्त बारिश हो रही है? मूसलाधार मौसम है, तो मूसलाधार मौसम में जो है वो मानसून के मौसम में कोमल आपको आवाज आ रही है? जो है वो बारिश हो रही है, खूबसूरत समा फैला हुआ है और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग जो है वो देरी का सामना भी कर रहे हैं क्योंकि बारिश का पानी खड़ा है। स्पीड लिमिट का भी ख्याल रखना है और इस स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हुए अपने दिफातर को भी जल्दी पहुँचना है, लेकिन दिफातर को लेट भी पहुँच जाएंगे, लेकिन स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखना बेहद। कोमल आप दफ्तर पहुँच चुकी हैं, आप मौसम को एंजॉय करें और हमें ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द इस वक्त क्या समा है। मैं देख रही हूँ पीछे सब्ज हरियाली नजर आ रही है और ये तो वैसे ही आंखों को सुकून बख्शती है, तो चरिंद परिंद भी मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे बताइएगा इर्द गिर्द समा कैसा है? हवा चल रही है, ये जो सब्जा है ये इतना खुशनुमा नजर आ रहा है, तो लोग यहाँ पर आके मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाली तो जैसे कि आपने कहा कि आंखों को ठंडक देती है, तो मैं इस वक्त पीएचए में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर तरफ ही हरियाली है। खूबसूरत जो फूल हैं वो आंखों को ठंडक बख्श रहे हैं। शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बागों का रुख कर रहे हैं। सुबह की वर्जिश क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो शहरी कुछ जो है वो यहाँ पर सुबह की वर्जिश के लिए आए हुए हैं। बारिश से बचते बचते जो है वो इस वर्जिश कर रहे हैं और हर तरफ जो है चरिंद परिंद भी जो है। चले कोमल, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और कोमल इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद है। मौसम खुशगवार हो और ये हमारे इर्द गिर्द का कुदरती माहौल है, ये तो चार चांद लगा देता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और हल्की हल्की फुहार, जब हल्की हल्की बूंदें आपके ऊपर पड़ रही होती है ना, तो यकीन माने वाकई आपको जहाँ पर मौसम की वो आप खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत का भी आपको पता चलता है, नेचर का भी आपको पता चलता है। इससे हसीन नज़ारा कोई नहीं हो सकता। तो कोमल हमारे साथ मौजूद थी, बारिश की सूरत हाल बता रही थी। आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहनी है। तो बारिश के बाद क्या होता है जी? मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी अभी भी है, आप लोगों ने एहतियात के साथ ड्राइव करनी है। कुछ वाटर पाउंडिंग की सूरत हाल क्या है ये हम अपने रिपोर्टर की तरफ चलेंगे और उनसे जान लेंगे मुख्तलिफ शाहराहों पर क्या सूरत हाल है। हसनैन बाहर मौजूद हैं। हसनैन, किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर नकासी आपके कैसे इंतजाम हैं?
जी, मैं इस वक्त इचरा में मौजूद हूँ। अगर निकासी आब की बात की जाए तो बहुत बुरी सूरत हाल है। गुज़श्ता 2 रोज़ से जो होने वाली बारिश है उसके बाद जो निकासी आब का सिलसिला है बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बहुत से इलाकों में पानी जमा हुआ है, कई फुट पानी जो जमा हुआ है उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है धर्म भरम हो गया है। कारोबार की बात की जाए तो वो ठप होकर रह गए हैं। जो शहरी हैं वो अपने घरों तक महसूर हो गए हैं, अगर मेरे अकम में देखा जा सके और मेरा कैमरामैन सजादा में दिखा सके कि अब जो सूरत हाल है, कितना इस कदर पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जब इतना पानी जब जमा हो जाएगा तो जो शहरी हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। जिन्होंने अपने दफातर को जाना है वो अपने दफातर नहीं जा सकेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तान अहमद रोड पर, और ये सिर्फ सुल्तान अहमद रोड की ही सिचुएशन नहीं है, चूंकि सुल्तान अहमद रोड जो मेन इचरा है, फिरोजपुर रोड है, उसके साथ मुल्हिका है। अगर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, यानी कि रेडिया वाले चौक का रुख करें, बाबा आजम चौक का रुख करें, या फिर हम सुल्तान अहमद रोड के साथ बात की जाए रहमानपुरा की, या फिर नक्शा स्टॉप की बात की जाए, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए समनाबाद की और न्यू मुस्लिम टाउन की बात की जाए, या फिर गार्डन टाउन की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा पानी जमा है मुख्तलिफ इलाकों में। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोगों की बाइक्स हैं इस कदर पानी में वो बंद हो रही हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों वाले जो हजरात हैं वो भी इन इलाकों का रुख करते हुए 100 बार सोचते हैं कि कहीं उनकी गाड़ी अगर बंद हो जाएगी तो वो उसके बाद कहाँ क्या करेंगे, किस तरह से उस गाड़ी को वो धक्का लगाकर बाहर लेके जाएंगे। मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं होगा। जो लाहौरिये हैं खासतौर पर, अभी सुबह है और वो सुबह से जो नाश्ता है बाहर से करना पसंद करते हैं। इस कदर पानी यहाँ पर जमा है, कई फुट के जो अच्छा जी, ये रिहायशी इलाका है हसनैन, हम आपसे टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे। आप थोड़ी सी लोकेशन भी चेंज कीजिए और इचरा के इलाके की आपने में सूरत हाल बता दी। आगे चल के एक बार फिर से हम हसनैन से बाहर मेन शाहराहों की पूछेंगे। तो मेन शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, और कल हमने देखा जी एमडी वासा साहब ने दावा यह किया कि लक्ष्मी चौक से, करतबा चौक से पानी की निकासी को मुमकिन बना दिया। लेकिन ये जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ से लोग जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, सुबह से अपने नाश्ता खरीदने भी जाना है, अपने कामों को भी निकलना है, कैसे लोग जो हैं वो सरवाइव करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज आगे चल के प्रोग्राम में आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, कहाँ कहाँ से निकासी आपको मुमकिन बना लिया गया है। अलबत्ता बारिश आज मुसलसल होनी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, कल आपने बारिश अच्छी खासी इंजॉय कर ली थी। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने एंजॉय की थी, एवं एंजॉय की थी। कल भट्ट साहब को हमने मैदान में उतार दिया था और भट्ट साहब पूरी तैयारी के साथ भीगते हुए मौसम से जो है वो मैं जिस तरह गड्डी चला के दफ्तर आया ना, उतारने भी वो यकीन माने मैं खुद बहुत डर डर के आई हूँ। तो जनाब मैं सिर्फ पार्किंग से दफ्तर तक आते आते जो मेरा हाल हो गया ना, वो तो मैं अच्छा, इतना मुश्किल है, नजर कुछ नहीं आ रहा होता एक तो exactly. फिर पानी इतना ज्यादा शाहराहों पर जमा हो जाता है। यकीन माने मुझे तो ड्राइविंग करते हुए डर के लगता है कि कहीं पर खड्डा हो, पता नहीं आपको चलना। तो मैं तकरीबन कोई 1 घंटे में दफ्तर पहुंची जो 20-25 मिनट में सफर तय कर लेती। ऐसे ही है। देखिए बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, ऊपर से खड्डे हैं, पता ही नहीं लगता कि किस जगह पे क्या कौन सा खड्डा। हाँ, अगर आप उस रोड के ऊपर रेगुलरली सफर करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा आइडिया हो जाता है। लेकिन पानी इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है, कल इतना ज्यादा पानी खड़ा था, आप यकीन करें गाड़ी के अंदर पानी आ रहा था। और मैंने जब गाड़ी आके रोकी तो फिर मैंने अपनी गाड़ी को शाबाश दी। सीरियसली मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंजॉयमेंट वाला सीन भी खत्म हो जाता है कि आप मौसम को एंजॉय करते हुए दफ्तर पहुंचे, हल्के से गाने लगा लें, और मौसम जब आपको पानी ऐसा लग रहा है कि अच्छा अभी गाड़ी के अंदर आया और अभी गाड़ी ना बंद हो जाए, वो आप इतना मोहतात होके और डर के ड्राइव कर रहे होते हैं कि वो मौसम एंजॉय करने वाला फैक्टर खत्म ही हो जाता है। एग्जैक्टली। मैं यकीन करें, मैंने सबसे पहले गाड़ी रोक के अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मैंने अपनी गाड़ी का शुक्रिया अदा किया कि यार ये किसी जगह पे बड़ा साथ दिया। ऑनेस्टली देखें, लेकिन भट्ट साहब क्या फायदा हुआ, आपको बाद में पानी में उतारा गया। देखिए वो तो मेरा काम है ना, वो तो मेरा काम है, वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशनल है। मैंने बाय चॉइस जो है इस फील्ड को चुना है। तो फिर लोगों को आगाह करना, और फिर आप आगाह इस तरीके से करें। देखे ना, 2 दिन से मौसम खुशगवार है, हसरत ही रह गई है, चाह दे नाल पकौड़े खावांगा, किते बैठांगा। आयशा को कम से कम आज इतना तो ख्याल कर लेती, कल इतना लंबा बिपर लिया है, आज चाय के साथ पकौड़े ही दे देती, इधर ही खा लेते हैं। पकौड़े भी नहीं, हालांकि सामने से ले जाने शो के बाद पकौड़े खिला देंगे, आपकी ये शिकायत दूर कर देंगे। मौसम खुशगवार है, आज सारा दिन ही रहना है, तो आप परेशान ना हो, आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। अब आ जाए जी, बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ। मैंने आपको बताया कि जी खुशगवार मौसम का एहसास भट्ट साहब खत्म हो जाता है जब सारा दिन
हल्की फुल्की बारिश होती रहे। आई एम सॉरी, कल हमने देखा बहुत सारे घरों में ये वाक़यात हुए कि छतें गिर गई। अभी मैं पढ़ रही थी करंट लगने का वाक़या हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरा दिन इस तरह से बारिश रहना कुछ लोगों के लिए बहुत जहमत भी बन जाती है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बन जाती है, और इसके अंदर कसूर जो है ना, मैं आपको बताऊं, इदारों का तो है, लेकिन वो बेचारे, उनके पास जितनी इस्तात है, जितनी उनकी मशीनरी दी गई है, जितने उनके पास अफरादी कुव्वत है, वो उसके मुताबिक काम करते हैं। हमने इदारों को कभी भी अपने मजबूत नहीं किया। मैंने कल पेपर में भी कहा कि फिर दावे किस बात के किए जाते हैं? बस यही तो मसला है ना। कबल तैयारियां, अच्छा अब छोड़ दें, इदारों को छोड़ दें। मैं आयशा को कहूंगी अभी जनरल हॉस्पिटल की आपको फुटेज दिखा दें। हॉस्पिटल जिम्मेदार है, इंतजामिया जिम्मेदार है, या अब इतना काम भी नहीं कि आप देख लें, लिखवा के रख लें, अगले साल भी आप यही मनाजिर ऐसे ही दिखाएंगे? क्योंकि मैं तो इतने सालों से देख रही हूं कि अस्पतालों में पानी इमरजेंसी में भी आ जाता है, छतें भी टपकती हैं, पास ही मरीज आपके बिस्तर पे लेटे, कभी इसका हल नहीं निकाला जाता। अब कौन जिम्मेदार है? बट सर मैं ईमानदारी ना तुहानू दसां, बंदा ला छितर लवे, उस तो बाद छितरौल शुरू कर देवे, कसम खुदा दी। आप ये देखें हॉस्पिटल, यानी कि ये आप कह रही ना अगले साल, मैंने इस साल ये दूसरी के तीसरी मरतबा ये स्टोरी देखी कि हॉस्पिटल के अंदर पानी दाखिल हो गया। हमने इस साल, जब पहले भी बारिश हुई थी, हमने तब भी दिखाया था कि हॉस्पिटल के अंदर चला गया। लाजमी बात है सर, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार हस्पताल इंतजामिया है, जिसको, अच्छा आप हस्पताल इंतजामिया से बात करेंगी ना, वो कहेंगे जी सानू तो फंड ही नहीं मिलते। बंदा पूछे जो गवर्नमेंट को पैसा आना, वो कितने जाता है? वो गड्डियां च पेट्रोल पाई जाता है, जेबा च पा के घर ले जाते हो, या गिलास च पानी पा के घोल के उन्हें पी लेंदे हो। कहां पे जाता है पैसा? भाई आप ही की जेब में जा रहा होगा ना। अब अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर जो पानी चला गया, आप मुझे बताएं, जो मैंने अभी बात की है, कम भी नहीं है, अच्छा खासा है। आयशा, इसको अगर आप फुल स्क्रीन पे दिखा सकती हैं तो एक दफा दिखा दें, ताकि पता चले ये हॉस्पिटल के अंदर जहां पर इलाज मुआलजा होता है, वहां पर आप देख सकते हैं बेड्स भी हैं, सामान भी पड़ा है। तो अगर यहाँ पर ये हालात हैं तो अंदाज़ा कीजिए। बट सब आज भी बारिश हो रही है, तो इतने टाइम में तो ये इंतजाम भी नहीं हो सकता कि किसी को बुला कर कोई परमानेंट, वहीं बेड्स हैं, वहीं पर मरीजों का सामान पड़ा है। सर जिसकी सर्जरी हुई हुई है, आप मुझे बताएं, उसको इन्फेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? आप मुझे बताएं, उसका वो जख्म, सीवरेज का पानी है, अल्लाह रहम करे, स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होगी। तो देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ का मेडिकल ऑफिसर है, जो बाकी अमला है, वो तो आराम से बैठा होगा। सब एमएस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सर वजीर सेहत जिम्मेदार है आपकी, आपका एमएस तो है ही है, वजीर सेहत आपकी जिम्मेदार है। राब्ता कर लें, किसी से इस पे जवाब मांग लें, यकीन माने बुरा मान जाएंगे और कोई आने को तैयार सर नहीं। देखे ना, यहाँ पे तो यही तो मसला है कि आप सच बात करेंगे तो उसका बुरा माना ही माना जाएगा। आप उनके हक में बात करें, वो आपको जनाब ऐसे गले मिलेंगे सारे। ये असल हमारा इशू ही यही है, हमारा इशू यही है कि हम सच बात सुनने को तैयार नहीं है। हम जो तनकीदी सच है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सर ना करें बर्दाश्त, कुछ मरीजों का ख्याल कर लें, बीमार लोगों का नहीं करना ना, नहीं करना। अगर करना होता तो ये सूरत हाल शाहराहों पर पानी जमा है, हम कहते हैं चले कोई नहीं, आप इंतजामात कर रहे हैं, आप बारिश रुकेगी, कहीं ना कहीं से 4 शाहराहों से पानी निकल जाएगा और आप बता देंगे मीडिया में कि हमने इतनी देर में ये काम कर दिखाया, मान लिया कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर मरीज हैं, यहाँ पर बीमार लोग हैं, जिनको कहीं ड्रिप लगी है, कहीं इंजेक्शन लगाने के लिए किसी की दवाई का टाइम हो जाए, कोई नर्स कैसे बेड तक पहुंचेगी जहां पर पानी इतना जमा हुआ है? और सीवरेज का पानी, सर नर्स जाएगी नहीं, वो कहेगी मैंने नहीं जाना, ये लेजर जाके लगा दें। आप किसी मरीज से पूछ लीजिएगा क्या इस सीवरेज के पानी के अंदर नर्स चल के उसके पास आई है? नहीं आई होगी। वो क्यों आए भाई, क्यों आए? मसला ये है कि हमने दावे सिर्फ करने हैं, उन दावों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है कि हम अपना इलाज तो जो है वो तो हमने जाके प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल के अंदर करवा लेना है। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो हम फ्लाइट पकड़ेंगे, बाहर जाके करवा लेंगे। के साथ ये जो दावे थे कि स्टेट ऑफ दी आर्ट अस्पताल बनाए जाएंगे, आला सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, हकीकत ये है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, अल्फाज नहीं है, देखी दिखाई बात नहीं कर रहे कि हम देख कर आए हैं तो आपको यहाँ के स्टोरी सुना रहे हैं, मनाजिर आने हैं, ये कल की है और आज भी आप लिखवा के रख लें, वहां चले जाएं, यही हालात होंगे, गंदगी होगी, स्मेल होगी और लोगों का जीना इसी तरह से ये तो वहाँ, ये तो सिर्फ एक हॉस्पिटल है ना, मैं आपको बताऊं, आप जितने हॉस्पिटल में भी ऐसे हमने देखा, जिस हॉस्पिटल में आप क्योंकि ये खासे पुराने अस्पताल बने हुए हैं और यहाँ पर टाइम टू टाइम जो आपको रेनोवेशन करनी पड़ती है, दीवारों में दरारें हैं,
AC टपक रहे हैं, तो ये मसाइल तो जी कभी हल हमने होते देखे भी नहीं और शायद कोई करना भी नहीं चाहता। सर आप देखेंगे भी नहीं, आप देखेंगे भी अब नहीं। ये भी माजी की हुकूमत का मसला था सर, सारी हुकूमतों का यही मसला है, सब हुकूमतों का यही मसला है। प्रायोरिटी जो है ना वो ये नहीं है कि इलाज मुआवजे की सहूलियात को बेहतर बनाना, प्रायोरिटी ये है कि जो फंड आता है उसमें से किस तरीके से टोका मारा जा सकता है, किस तरीके से अपनी गाड़ी का फ्यूल पूरा किया जा सकता है, किस तरीके से अपने घर का किचन चलाना है। जब नीयतें ऐसी होंगी तो हकीकत सर ऐसे ही बट साहब हम होगा यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ शहर में होने वाली बारिश के असरात दीगर भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास जी अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि बारिश हो रही है तो उसी से लिंक कर लेते हैं। बिजली गायब कल भी रही, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फीडर स्ट्रिपिंग होती है मुसलसल। ये जो हल्की हल्की बारिश है इससे जी फीडर स्ट्रिपिंग के वाक़यात होते रहते हैं और हमारे यहाँ सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि अंडरग्राउंड सारी वायरिंग हो। अंडरग्राउंड होना दूर की बात है, वायरिंग यहाँ पे तो तारे नंगी हैं और हम दिखाते हैं आपको कैसे घरों के आगे से गुजर रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे, इस तरह के मौसम में बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है, करंट लगने के वाक़यात होते हैं। अच्छा जी, बिजली नहीं आ रही है, वो तो नॉर्मल भी हम देखते हैं कि कम ही आती है। वैसे गैर इलानिया लोड शेडिंग के नाम पर लोगों को तंग किया जाता है। अब तो खैर कुछ कुदरत का निज़ाम ऐसा है, बारिश हो रही है तब तक काम करना भी मुमकिन नहीं होता। बिजली आए ना आए, बिजली महंगी ज़रूर हो गई है। आज की लीड स्टोरी हमारी है, महंगाई के मारे शहरियों को एक और झटका, बिजली 1.38 रुपये फ़ी यूनिट महंगी हो गई है। बट साहब फिर बिजली बंद ही रहे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मेरा ख्याल है, मैं आपको ऑनेस्टली, बंदा ना औखा सौखा होके कोई कर्ज कुर्ज फड़ के इधर उधर फड़ के ना सोलर लगवा ले। मैं आपको फैक्ट देखे ना, सज्जी वहा के खब्बी मार दिया हुकूमत। सही। पिछले दिनों 1 रुपया 30 पैसे शायद पेट्रोल सस्ता किया। मैं हमेशा कहता हूँ जब पेट्रोल सस्ता होगा आप ये देखिएगा अगले ही उसी हफ्ते या 2-3 दिन बाद जो है वो बिजली की कीमत महंगी कर दी जाएगी। अगर बिजली का हातम ताई की कब्र पे गवर्नमेंट लात मारेगी, जोर की लात मारेगी, कोई 30 पैसे 40 पैसे 45 पैसे बिजली सस्ती करेगी तो साथ ही पेट्रोल की कीमत जिनसी है ना वो रुपया 2 रुपया बढ़ा देगी। बिल्कुल ऐसे। यानी कि आप इनके टैक्टिस देखें। अब तो खैर आवाम भी समझ गई है कि ये चीजें, तो मेरा ख्याल है आवाम वो जी कान यहाँ से पकड़ ले यहाँ से पकड़ ले। मैंने तो आपको कहा ना सज्जी वहां के खब्बी मार देने ठाक करके। अच्छा, आवाम वैसे आधी हो गई है अब, आवाम बेचारी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना आज नवीद साहब से बात करूँगा, सर कोई और अल्फाज अब हम ढूंढें। महंगाई के मारे शहरियों को एक बेचारे यानी कि हुण झटके लग के जड़ा हैगा ना, मैनू लगदा जिस्म दे उत्ते गोश नहीं रह गया, सिर्फ ना वो कपड़े ही टंगे होंगे शहरियां ते। हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, गोश्त महंगा, आटा महंगा। आटा आप देखें हर 2-3 बाद आटे के रेट्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। चीनी महंगी है, बिजली महंगी, पानी महंगा। सस्ता की है कोई चीज़ सस्ती आपके जेहन में आती है? कोई चीज़ सस्ती कोई चीज़ है बताएं। मैं भी सोच रहा हूँ उस वक्त का किसकी मिसाल दूं कि कौन सी चीज़ सस्ती है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है माँ सिवाय इंसानी जान के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंसानी जान सिर्फ सस्ती है। देखिए ना, वो आपने देख लिया अस्पतालों में इंसानी जान जी वही कह रहे हैं ना, इंसानी जान ये अहमियत है, ये अहमियत सबसे ज्यादा सस्ती इंसानी जान है। उसके अलावा कोई चीज़ इस हुकूमत ने सस्ती नहीं रहने दी है। वो कहते हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब के ना उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका लगा हुआ था ट्वीट, पाकिस्तान को इंशाल्लाह ऊपर ले जाऊंगा। मैं क्या हो वाकई बहुत ऊपर ले जाएगा, इन्ना को ऊपर ले जाएगा कि नजर ही कोई नहीं आएगा। खला दे भी शायद कोई अगे कोई अगर कोई होगी तो वो वहां पे पहुंच जाएगा। यानी कि आप मुझे बताएं क्या चीज है कि जो इस वक्त इस हुकूमत ने लोगों को रिलीफ पहुंचाया? किसी एक चीज का नाम ले लें। कोई रिलीफ के नाम पर मजाक किया जा रहा है। बट साहब पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किधर जाएं अवाम? आप मुझे बताएं किधर जाएं? ये क्यों मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो हैं इनके घरों के अंदर घुस के इनको मारें? मैं आपको बताऊं, आप लोगों को इस नहज पर ले गए हैं, लोगों को खाने के लिए मिल रहा है। 1 रुपया 38 पैसे बिजली महंगे होने का मतलब है कि आपकी अशिया खुरोनोश और तमाम चीज़ों के अंदर एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। देखिए, जिस दुकान के ऊपर जो अगर सुबह नाश्ते वाली वो दुकान है तो उसको बिजली का बिल आना ही आना है। उसने उस बिजली के बिल को पूरा करने के लिए अगर वो चने की प्लेट 50 रुपए की दे रहा है तो उसने वो 50 की बजाय अब 65 की कर देनी है। अगर रोटी जो है वो 10 रुपए की मिल रही है तो वो रोटी जो है ऑटोमेटिकली 15 रुपए की हो जानी है।
पैसे पूरे करने हैं ना। बिजली महंगी नहीं हुई है, ये अल्टीमेट सारी चीजें महंगी हो गई हैं। हुकूमत की पॉलिसी नहीं हमें किसी जगह नजर आ रही है। फिर ये एक एक चीज करके जब चीजें महंगी होती हैं, ओवरऑल बजट जिसका 20,000 रुपये महीने का तनख्वाह जिसे लेकर सारा कुछ करना है, वो बिल कैसे जमा कराएगा? अपने घर का किराया अगर किराए पे है कैसे देगा? बच्चों की फीसें, जी आपके स्कूल कोविड की वजह से बंद है, फीसें आपने फीसें ली जा रही हैं, बिजली के बिल आपने देने हैं, आप अपने कामों पे कारोबारों पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है, खाने के बगैर गुजारा नहीं है। हमने आटे की कीमत पर भी बात करनी है, फिलहाल ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब आएंगे 20 किलो आटे का थैला 10 रुपये मजीद महंगा, 1240 रुपये तक कीमत पहुंच गई है। ये हमारी न्यूज़ है, साथ साथ ये भी हम डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ बारिश की मौजूदा सूरत हाल से भी आपको अपडेट रखेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। लाहौरिये ज़रा सी एहतियात करें, मौसम को ज़रूर इंजॉय करें। बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? वक्फे वक्फे से बारिश होगी, तेज़ बारिश होनी है, हल्की बारिश होनी है। बारिशों का ये स्पेल कब से कब तक जारी रहने वाला है? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है और बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? बारिश तेज होगी कि इसी तरह से ये हल्की फुल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी? जी मोहम्मद रियाज साहब, सुन पा रहे हैं आप? हम मोहम्मद रियाज साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और प्रेडिक्शन ये की जा रही थी कि बारिश का सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहने वाला है। कल हमने देखा पूरा दिन बारिश मुसलसल होती रही। आज के दिन के हवाले से भी ये प्रेडिक्शन की गई है, वीकेंड है, कल संडे है, लोगों ने बहुत सारे प्लान भी करने होते हैं और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है। एक बार फिर से ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद रियाज साहब ने, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद रियाज साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी बारिशों के हवाले से? इसी तरह से वक्फे वक्फे से बारिश होगी और कब तक बारिशों का ये स्पेल जो है जारी रहेगा? अभी फिलहाल तो ये कल तक है। कल आफ्टरनून के बाद, मतलब इवनिंग के बाद तकरीबन ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा और गैप आ जाएगा 1-2 दिन के। अच्छा, यानी मजीद 1-2 दिन बारिशें होने वाली हैं? देख, कल तक तो है, कल तक चांस बन रही है जी, और कल शाम के बाद क्लियर होगा। लेकिन अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, हमने देखा कि सुबह से मुसलसल हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो बारिश इसी रफ्तार से रहेगी कि तेज बारिश की पेश गोई भी की जा रही है? इसमें आज कोई इतना ज्यादा तेज नहीं है, जिस तरह कल ज्यादा तेज थी, लेकिन आज उसमें कोई मतलब स्लाइडली कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह कल ज्यादा बारिश हुई है। तो बहरहाल चांस तो मतलब कल तक, जैसे मैंने बता दिया, जो मॉइस्ट करंट है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और ख़ासकर लाहौर, पंजाब के दीगर हिस्सों में भी, लाहौर में भी स्पेसिफिकली, तो वो उसकी वजह से कल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें ज़्यादातर मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है उससे कुछ इलाकों में। कुछ मोहम्मद रियाज साहब, कुछ ओवरऑल वेदर कंडीशन भी बताइएगा, किस तरह से रहेगी? क्या बारिश के बाद जो है हब्स रहेगा या ओवरऑल मौसम की सूरत हाल खुशगवार रहेगी? हाँ, कुछ स्लाइटली जब धूप निकलेगा तो उसमें खासकर दोपहर के मॉर्निंग में 11 बजे से लेके वो आफ्टरनून तक, इसमें मतलब 4 बजे तक इसमें कुछ सल्ट्री टाइप वेदर रहेगा, लेकिन रात को ठीक रहेगा, मौसम और रहेगा। सही, ये भी कहिएगा, कल तक आपने कहा कि इसी तरह से सिलसिला रहेगा, तो मंडे से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? मौसम क्या बिल्कुल ही पलटा खा जाएगा या इसी तरह से खुशगवार रहेगा, या गर्मी की शिद्दत जो हमने पहले देखी उस तरह से वापस आ जाएगी? नहीं, गर्मी की शिद्दत तो काफी हद तक, जहाँ तक दर्जा हरारत है वो तो ज्यादा नहीं पड़ेगी, सिर्फ ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कुछ वक्त के लिए थोड़ी बहुत सल्ट्री टाइप वेदर, एलर्जी टाइप वेदर होगा, लेकिन ओवरऑल बेहतर वेदर होगा। ग्रेजुअली इसमें दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और साथ साथ जो सर्दी, जो किस्म का वेदर होगा उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी।
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर मौसम। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस दफ़ा मौसम में ये जो खुशगवार तब्दीली है कुछ जल्दी देखने में आ रही है। लाहौर ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सर्दी जल्दी आ जाएगी, कुछ प्रिडिक्शन क्या की जा रही है मौसम के हवाले से? क्या वाकई सितंबर में हमने देखा खासा मौसम थोड़ा तब्दीली की तरफ जाना शुरू हो गया? नहीं, अच्छा बेहतर है। नहीं, सर्दी तो अपनी वक्त में आएगी। जो शदीद सर्दी का जो टाइम होता है वो खासकर जो दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये मौसम है, वहीं पे सर्दी आएगी। लेकिन वैसे ओवरऑल जो टेम्परेचर बेहतर रहेगा आगे, जाहिर है अक्टूबर में भी स्लाइटली बेहतर, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजिकली सिचुएशन ऐसा ही है। जो बेहतर टेम्परेचर कम होगा, स्लाइटली हीट होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होता जाएगा। लेकिन जो शदीद सर्दी है या सर्दी वाला जो सीजन है वो डेफिनेटली वो दिसंबर जनवरी का जो महीना है वही पे ज्यादा। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और हालिया बारिशों के बारे में भी उन्होंने हमें बताया कि बारिश का सिलसिला जो है किस तरह रहेगा। कल तक तो बारिशों की पेशगोई की जा रही है, उसके बाद मंडे से मौसम में एकदम से वाज़ेह तब्दीली नहीं आएगी, मौसम खुशगवार ही रहेगा, लेकिन बारिशों की प्रेडिक्शन फिलहाल कल तक की जा रही है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 25 रोज में कीमतों में नवी बार इजाफा, आटे का थैला 360 और फी किलो 23 रुपये महंगा हुआ है। महंगाई का ये आलम है। हमने बात की बिजली महंगी, हमने बात की पेट्रोल महंगा, उसके बाद बेसिक ज़रूरत है, सब्जी आप कम खा लेंगे, गोश्त आप बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है, दालें आप चलें किसी तरह से कम इस्तेमाल कर लेंगे, रोटी तो खानी है। भट्ट साहब कहाँ खाओ, खुशगवार मौसम है, सुबह सुबह लोग पराठे तो बना लें। मैं क्या करूं, आप खबर ऐसी ले आती हैं। मैं अभी मैं नहीं लेकर आई। देखिए ना, मैं अभी चौधरी साहब, मैं अभी अपने वो पुराने जो है वो, अगर हाजी साहब होते तो मैं अगर ये कहता कि मैं अपनी बचपन के ज़माने की बातें कर रहा था, तो तेरा भी बचपन आया ऐसे। हाँ। उन्होंने आगे से ये कहना था तेरे को भी बजे, तो मैं अभी वो सोच रहा था, पानी के अंदर दौड़े लगाता था, छलांगे लगाते थे। आप साथ ही ये 20 किलो आटा 10 रुपए महंगा, साथ ही आप मुझे उठा के महंगाई खाना ना खाएं लोग बट सर, रोटी ना खाएं तो वो खानी है ना, क्या करें फिर आप मुझे बताएं। खानी तो है, लोगों ने खरीदना है, मजबूरी है, क्या करें अब आप मुझे बताएं। घास खाने से तो 1 किलो आटा खरीदना है जी 66 रुपए तक पहुंच गया है। 20 किलो थैले की सरकारी कीमत 860 रुपए, फी किलो 23 रुपए है। शहरी परेशान हैं, शहरी सिर्फ परेशान नहीं सकते, तो क्या करें बेचारे। आप मुझे बताएं, इसके बाद जराइम की रेशो के अंदर, गिरानी के अंदर, महंगाई के अंदर, लोगों की मारा झपटी के अंदर इजाफा नहीं होगा तो क्या होगा? के बावजूद लोगों की, अच्छा ये तो हो रहा है ना, लोगों की नीयतें भी खराब हो जाती हैं, वही और महंगाई कर देते हैं। जी एग्जैक्टली, देखें वो इसीलिए हो जाती है ना, वो कहते हैं कि यार हमने भी तो अपने घर का किचन चलाना है ना, ਅਸੀਂ भी तो अपने बच्चे को पढ़ाना है ना, अपने बच्चे को खुआना है ना, कितों खुआइए, कितों ले आइए। दुकानदार से पूछ ले, वो कहता है ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो हमें पैसे भरने पड़ते हैं हमें पता है। वो सही कहते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त आप अब यही नान रोटी वालों के पास चले जाएं, उनके अपने मसाइल हैं। बिल्कुल महंगी बिजली, उन्होंने महंगी गैस इस्तेमाल करनी है, उन्होंने अगर सिलेंडर भरवाने हैं, LPG की कीमत में हर रोज का इजाफा है, आटा उन्होंने महंगा खरीदना, फिर बट साहब वो भी राइट पे। सर बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल राइट पर है, क्या करें। असल इशू ये है कि गवर्नमेंट के जो करने के काम है, गवर्नमेंट ने जो दावे किए थे, जो बड़े सब किस्म के ख्वाब दिखाए थे, वो किसी भी जगह पे नज़र नहीं आते हैं। किसी एक चीज़ की प्राइस मुझे बता दें कि इस 3 साल के दौर के अंदर जो है वो कम हुई हो। लोगों को ये लग रहा था उनका मेयारे जिंदगी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारा कह रहा है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों का जो है, देखें कितनी मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही हैं, कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं टैक्स आपने लाजमी भाई, टैक्स आपने लाजमी। सर टैक्स तो लोग दे रहे हैं, टैक्स तो लोग दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का उनको पे बैक तो मिले। पे बैक इस सूरत में मिलता है कि बिजली का रेट ज्यादा हो गया, आटे का रेट ज्यादा हो गया, मेट्रो आपने बंद कर दी, जो मेट्रो बसें आप नहीं लेकर आए वो खराब हो गई, तो अवाम का पैसा जा कहाँ रहा है? आप तो कह रहे थे अवाम का पैसा अवाम पर ही लगाएंगे। जा रहा है ना, अवाम का पैसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब वो किसी जगह पे ब्रेक लगाएगा, उसके नीचे से कोई एक आध क्वीन आप खींचेंगे तो वो पैसा नीचे गिरेगा ना। अभी तो
पता नहीं अब वो किधर जाएगा। मैंने तो पहले कहा खला से आगे भी अगर कोई जगह है तो शायद वो वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ये आप ज़रूर जहन में रखें, वो अवाम के पास वापस नहीं, अवाम को सिर्फ ये गुर्बत, अफलास, भूख, बिजली की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, गोश्त की कीमत में इजाफा, दालों की कीमत में इजाफा, सब्जियों की कीमत में इजाफा, सिर्फ अवाम को यही चीज़ें मिलनी है। कोई किसी खुश फहमी के अंदर मत रहे। मुझे आप बताएं, जब भी पेट्रोल की कीमत कम होती है, आप मुझे बताएं क्या किसी अशिया खोरोनोश की कीमत या बसों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किरायों के अंदर कमी वाक़या होती है? आपने देखी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। वो बल्कि आगे चली जाती है। जो गवर्नमेंट के करने के काम है ना वो कर रही है, जो आवाम के करने के काम है ना आवाम कर रही है। देखें, इसी वजह से जुराइम की रेशो के अंदर इजाफा होगा। ये जो मोटरसाइकिल सवार आपसे छीन के भाग जाते हैं, ये कोई शौकिया नहीं है, इनमें कोई एक आध शौकिया भी होगा। लेकिन ये है कि देखें ना, नौकरियां आपके पास नहीं है, आपने कहा हम नौकरियां देंगे, आप मुझे बताएं कहां पे है नौकरियां? आपने कहा कारोबार करवाएंगे। अभी रामे ने 2 दिन पहले खबर दी, पता नहीं कितने अरब से नया प्रोजेक्ट बेरोजगारों को काम करवाने का दिया जा रहा है। और पायन पहले तो दसो कागजों तक है। बट साहब मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। तंदूर मालिकान रोटी 12, नान 18 रुपए करने की दरख्वास्त कर रही हैं। वैसे ये तो बहुत ज्यादा परेशानी की सूरत हाल है सर। 18 रुपए का नान क्या करें आप? अच्छा, ये 18 रुपए का नान, वो ये जो आम यानी कि जो गली मोहल्लों के अंदर है ना, वहाँ पर है। अगर आप थोड़ी सी सोसाइटीज के अंदर चले जाए ना, वहाँ पे 20 रुपए का कुलचा मिल रहा है। पोश इलाकों में यही है। आप सब्जियों के रेट आसमान से बात बिल्कुल, क्या करें? ट्रांसपोर्ट, वो सही कहते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है, गैस महंगी पड़ती है। लेकिन इशू ये है कि इनको भी शर्मो हया नहीं आती है। अपना हिस्सा लें, अपना मार्जिन लें, रुपया 2 रुपए जो बनता है। मियां इस्लाम इकबाल साहब को पता होगा कि ये कीमत कह रहे हैं, दरख्वास्त ये कर रहे हैं। मैनू ना को मैं आगे ही बोल बोल के बुरा बन गया हूं, तो मेरा टेलीफोन भी नहीं चुक दे जे। प्राइस कंट्रोल कमेटी के वो सरबराह हैं, अभी उनका ना वाइंड अप आप करने लगी है, मैं करूंगा। 2 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया है, यानी कि आप मुझे जितने उनके स्टेटमेंट कहेंगी ना, मैं अपने मोबाइल से आपको खोल के दिखा दूंगा। ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। हाँ। माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, इंतजामिया को हदायत करता हूं। को नहीं छोड़ा जाएगा नहीं, मुझे लगता है छोड़ ही दिया माफिया को उन्होंने अपने हाल पे ही। हूं ना कह देना कि माफिया आप ही के सारे जड़े हैं। ये सही आपने कहा। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने जाना है क्लोजिंग की तरफ और आपने न्यूज अपडेट्स जो हैं वो जाननी, हेडलाइंस जाने, लेकिन हमारे पास कोरोना अपडेट आई है, मैं पहले वो शेयर कर दूं। एक ही रोज में 6 अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से और केसेस जो हैं 517 ऐड हुए हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, चाहे हम बारिश की बात करें, चाहे हम महंगाई की बात करें, ये कोविड जो है इसको साथ साथ ही अब हमने लेके चलना है, इसकी एहतियात हर सूरत करनी है। 6 अमवात और 517 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बाहर कहीं पे भी जाएं तो प्लीज़ एहतियात के साथ जाएं, इसको तो आपने भूलना ही नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आप बना लें। फिलहाल ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, शो में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, आज आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी फर्स्ट एड का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोई भी दिन हो, ये दिन मनाने का एक स्पेसिफिक मकसद होता है। मकसद क्या होता है? लोगों में शऊर बेदार करना, उनको उस दिन की अहमियत के बारे में बताना और बताना कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। और जब बात आती है जी फर्स्ट एड की, तो ये सबसे पहले जो है आपकी अपनी ज़िंदगी से, आपकी अपनी सेहत से जुड़ी चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे हादसात घर में, आप अगर किचन में काम कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, हाथ जल जाना जो है वो एक मामूली सी चीज़ है। आप कुछ भी कर रहे हैं, गरम भाप हाथ पे लग गई, हाथ जल गया। घर में अगर आप, आजकल तो मौसम भी ऐसा है, कोई बटन स्विच ऑन किया, आयरन आप कपड़े करने लगे हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, करंट लगने के वाक़यात हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। और समटाइम वो फर्स्ट एड के नाम पर जो फौरी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद दी जाती है, हड्डी ऐसी जोड़ दी जाती है कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका वो मसला जो है वो हल नहीं होता। तो फर्स्ट एड बुनियादी तौर पर है क्या, इसकी अहमियत क्या है और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? हमारे स्कूल कॉलेजेस में आया अगर इसको ज़रूरी समझा जा रहा है, जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है। हम फर्स्ट एड की अहमियत भी बात करेंगे। मौजूदा शहर में जो बारिश की सूरत हाल है, इसके साथ हादसा जो हो रहे हैं,
इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो फर्स्ट एड है बुनियादी तौर पर ये होती क्या है? आज फर्स्ट एड का दिन मनाया जा रहा है और मैं 100% श्योर ये होके कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों को फर्स्ट एड पता ही नहीं कि क्या है। फ़र्स्ट एड अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद है जो कि आप किसी को भी देते हैं जो कि इमरजेंसी का कोई मुतासर शख्स। फर्स्ट मेडिकल आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को तो ये जो आपने इब्तदाई उसको इमदाद देनी है वो है। आज उसका आलमी दिन है फर्स्ट एड का और उसके ऊपर हमारी लोगों से अपील ये है और मैं लोगों से तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप रेस्क्यू 1122 एक जदीद सर्विस बन गई है। आज पंजाब में एक सिस्टम अब मौजूद है कि जिसमें एक कॉल पे अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और तकरीबन 1 करोड़ एमरजेंसीज को और 1 करोड़ लोगों को हमने फर्स्ट एड दी है। लेकिन आप सोचें अगर आपने हमें कॉल करना है तो पहले कॉल करने में टाइम लगेगा और फिर हमारे आने में भी करीबी स्टेशन से हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस आज 4 मिनट में पहुंच जाती है लेकिन फिर भी उसको टाइम लगता है कॉल करने में और पहुंचने में। सही। अब अगर आप देखें कि अगर दिमाग को 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसका डैमेज शुरू हो जाता है। अच्छा। और 10 मिनट तक अगर उसको खून गर्दिश नहीं कर रहा और उसको ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचती तो उसकी वजह से जो है वो उसका जो है परमानेंट ब्रेन डैमेज जो है वो हो सकता है। अब आप इससे अहमियत इसकी लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि फ़ौरन मदद फराहम की जाए, ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह अगर किसी को बिजली का झटका लगने से उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो फ़ौरन ज़रूरत है कि उसकी हम CPR शुरू कर दें। और उस सूरत हाल में आपने CPR के लिए क्या करना है, उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देनी है राइट अवे। और चेस्ट कंप्रेशन किस तरीके से आप करेंगे कि आपने अब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचानी है और वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 4 मिनट में डैमेज शुरू हो गया तो आपने फ़ौरन उसकी छाती को दबाना शुरू कर देना है और छाती दबाने के लिए अपने हाथ सीधे रखेंगे और तकरीबन 2 से 2.5 इंच जो है उसको दबाएंगे और तकरीबन 100 से 120 बार जो है वो इसको तो आपने दबाना है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है 100 से 120 बार दबाएं और उसके लिए हाथ सीधे, वरना ऐसे करेंगे तो बड़ी जल्दी आप थक जाएंगे। तो सिर्फ इतना करने से अगर आप दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं तो उसकी वजह से आप किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो खून बहने की वजह से। अगर आपका कोई हादसा हो गया तो सड़क के ऊपर अगर आपका कोई हादसा हुआ और यंग बंदा है सिर्फ खून बहने की वजह से उसका इंतकाल हो जाए तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। तो उसको सिर्फ आपने प्रेशर बैंडेज जोर से कर दें तो और उसकी एलिवेशन कर दें, उसको ऊंचा कर दें तो अच्छा, उससे आप जिंदगियां बचा गर्मी सकते के मौसम में हम ये चीजें देखते हैं डॉक्टर साहब के कोई जा रहा है बेहोश हो गया गर्मी की शिद्दत की वजह से, उस पर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? जी, उस पर तो देखिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप जिस वो गर्म हिस्से में है वहाँ से एक तो उसको साइड पे कर दें, फिर उसको इमीडिएटली उसकी बॉडी को कूल करें और उसको फ्लूइड्स, अगर वो होश में है तो फिर उसको जो भी फ्लूइड्स दे सकते हैं वो दे, अगर बेहोश हो गया तो फिर ऑब्वियसली उसको IV फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं जो गर्मी में होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 2 चीज़ें मस्ट हैं। एक आपके पास ORS के पैकेट मिल जाते हैं, वो अगर आप 1 लीटर की बोतल में मिक्स कर लें तो हमेशा अपने साथ साफ पानी लेके जाएं और उसमें ORS मिक्स कर लें वो साथ साथ। और सबसे पहले पुराना एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन होती थी, पुराना देखें तो जिसने हेड पहनता था वो आगे और पीछे, तो गर्दन को इस हिस्से को पीछे खासतौर पर बचाना बड़ा जरूरी है। तो जब भी हो तो अपने सर को और गर्दन को कवर करके रखें क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सपोजर इसको ऊपर से होगा तो वो फौरन ऑब्वियसली उसमें जाएगा, शॉक में जाएगा, हीट स्ट्रोक होगा। और साथ ही साथ अगर वो फ्लूइड अपने साथ नहीं रहता, अगर पानी पसीने में निकल गया है सारा का सारा तो फिर ऐसी सूरत हाल में। तो आज मैं आलमी दिन के जो फर्स्ट एड डे है उसके हवाले से मैं लोगों से ये अपील करूंगा और कहूँगा कि अहद करें कि आपने ज़िंदगियां बचाने में हमारा साथ देना है और वो बहुत आसान है जिंदगी, और अपना बाहिफाजत जो है ड्राइविंग करनी है। और खुसूसी तौर पे ये मेरा पैगाम मोटर बाइक वालों के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसको आपको बहुत ज्यादा, आप मोटर बाइक पे अंदाजा कर लें कि हमारे तकरीबन 1000 ट्रैफिक हादसात हम डेली मैनेज करते हैं और उनमें 80% जो है वो ट्रैफिक ये मोटर बाइक से रिलेटेड है। तो आप उससे अंदाजा कर सकती हैं कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। और हर कोई ये सोचता है कि शायद मेरे साथ हादसा नहीं होगा, और जब ये हादसा होता है। बॉक्स की अहमियत क्या है, घर में होना कितना जरूरी है, आपकी गाड़ी में होना कितना जरूरी है, इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे तो वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो आज दुनिया भर में फर्स्ट एड का आलमी दिन मनाया जा रहा है और डीजी रेस्क्यू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने काफ़ी आपको अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन सी सूरत में आपको किस तरह से किसी की हेल्प करनी चाहिए, फर्स्ट एड होती क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स एक होता है सर, मुझे ये बताइएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स आप एक बहुत सिंपल लेवल से लेकर बहुत उसमें चीज़ें रख सकते हैं, बट बुनियादी दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपकी अमवात होंगी, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बिजली का झटका लग गया जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो फर्स्ट एड बॉक्स तो अच्छा आजकल तो मौसम भी ऐसा है तो खुसूसी तौर पे इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हैं, आपके हाथ हैं, तो आपने सिंपली अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए चेस्ट को दबाना शुरू कर देना है। तकरीबन 2 से 2.5 इंच दबाना है और 1 मिनट में। अच्छा, और हमारे यहाँ सर ये होता है खुदा ना खास्ता ना हवास बाख्ता लोग हो जाते हैं। ये अपने हाथ, सबसे पहली चीज जो आपने कहा कि अपने होशो हवास को काबू में रखना है, पैनिक नहीं करना। अगर आप उस वक्त पैनिक तो फिर आप सोच नहीं सकेंगे। उस वक्त फौरन आपने देखना है कि बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका दिल नहीं चल रहा, तो आपने टाइम ज़ाया किए बगैर आपके करीब जो खड़ा है उसको कहें फौरन 1112 को कॉल करें। और वो जितनी देर में कॉल कर रहा है आपने छाती पे हाथ रखे, चेस्ट पे मिडल में रखे और साथ ही दोनों हाथ सीधे रखे ताकि एल्बो अगर बेंड करेंगे तो फिर आप फौरन थक जाएंगे। तो इसलिए अपना बॉडी का वेट लें और उसको तकरीबन 2 से आपको ज्यादा रखना है। जी, प्रेशर आपको सही प्रेशर देना है। अगर प्रेशर नहीं देंगे तो अंदर आपने दिल को मुतहरिक करना है। तो चेस्ट अगर दबा ही नहीं रहे तो अंदर दिल किस तरह से दबेगा। तो इसलिए आपने 2 से 2.5 इंच इस छाती को दबाना है। ठीक है। और उसको दबाना है 100 से 120 बार 1 मिनट में। यानी आप अंदाजा करें कि 10 मिनट में तकरीबन 1000 बार आप छाती को दबा रहे होंगे, चेस्ट को। तो उसके लिए और इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो उतना वापस फिर आने दें और फिर वो फौरन। तो बड़ा आपको तरीके से ये करना है। और अगर आपको सांस देने का तरीका नहीं आता प्रोफेशनल ट्रेन, फिर आप उस पर टाइम ज़ाया ना करें। आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो कि अगर बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नॉर्मली बच्चा गिर जाए घर में तो हम देखते हैं बेड से गिर गया और एकदम बच्चे का सांस नहीं बहाल हो रहा, उस सूरत में भी यही उस सूरत हाल में सिर्फ ये फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। उस सूरत हाल में सिर्फ आप 2 उंगलियां रख के, ऑब्वियसली जितना, लेकिन एक एडल्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा और बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है तो बिल्कुल 2 उंगलियां, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा हाथ रख के, तो आपने प्रेशर इतना देना है कि वो एटलीस्ट जो नीचे हार्ट है उसको मूवमेंट जो है वो हो। और 100 से 120 बार इस काम को आपने करना है। तो और इसको जारी रखें जब तक कि मदद ना आ जाए। बेशक आधा घंटा भी आपको अगर CPR करनी पड़ती है, चेस्ट कंप्रेशन करनी पड़ती है, तो इसको जारी रखें। नंबर 1। नंबर 2, जो कॉमनली लोग गलतियां करते हैं कि जी एक जख्म है या किसी का जल गया है तो उसके ऊपर तेल लगा दो और अजीब किस्म की चीज़ें लगाते हैं। प्लीज़ ये काम ना करें, आप उसमें सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसलिए साफ पानी से उसको धो दें। जो आप साफ पानी से चीज़ को धोते हैं उसमें जितना गंद है, जरासीम है, वो साफ हो जाते हैं। और फिर सीढ़ियों से गिर जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स में आपने पट्टियाँ साफ रख लें। ठीक है। और साफ पट्टी रख के फौरन उसकी ड्रेसिंग कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और फिर अगर जरासीम कुछ उसमें कोई आप आयोडीन रख लें या कुछ और, तो वो लगा के अगर आपने ऊपर रख दिया तो जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। तो ये आपकी, और अगर आपकी कोई बर्न वगैरह है तो बर्न के लिए अगर स्पेसिफिकली आप रखना चाहते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ क्रीम्स हैं जो कि बर्न्स के ऊपर आप लगा सकते हैं। सिर्फ वो लगाएं। फर्स्ट रिएक्शन जो बर्न की सूरत में होता है, पानी के नीचे हाथ रख दिया, जी वो ठीक है, वो ठीक है। वॉश करें, उसको कूल डाउन करें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पानी के नीचे हाथ रखें ताकि वो उसका नुकसान जो है वो कम से कम हो और वो एरिया भी कूल डाउन कर जाए और साफ भी हो जाए। डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, लोग क्या कहते हैं जी सीढ़ियों से गिर गए, पाँव मुड़ा है तो फौरी तौर पर जो है वहाँ पर पट्टी जोर से बांध दी, आइसिंग कुछ लोग करना शुरू, इसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमारे अक्सर लोग मैं देखता हूँ एक छोटी सी चोट लगती है उसको खूब अच्छी तरह सिकाई करते हैं कि वो सूज के इतना हो जाए। ये गलती मत करें। ताज़ी चोट में सिर्फ एक ही चीज़ का रोल है, वो है बर्फ़ की टकोर का, कि आप उसको कूल करें, बर्फ़ की टकोर करें, आइसिंग करें। उससे ये होगा कि सोज कम से कम होगी और दर्द में भी फ़र्क पड़ जाएगा दोनों चीज़ों का। तो इसलिए आइस, जब ताज़ी चोट हो, पुरानी कमर कुमर की दर्दें दुर्दें हैं, वहाँ पे आप हॉट वाटर बॉटल रखना चाहते हैं, उसको टक्योर करना चाहते हैं, वो ठीक है। लेकिन ताज़ी चोट में मेरी सबसे अपील होगी कि उसमें सिकाई ना करें। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं आप, किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, माइसिंग करते हैं, वो अगली गेम खेलने आ जाता है, वही हम उसकी सिकाई करें। और अगर उसका गिट्टा है ख़ास तौर पे जब ये निचला हिस्सा,
तो उसके अंदर जिस वक्त वो सूज के इतना हो जाएगा तो वो अगला हफ्ता के जी वो तो ठीक हो गई, लेकिन वो सोज इतनी पड़ गई, तो इसलिए वहाँ पे तहजीब पे सिकाई नहीं आप करेंगे। और फिर आपके पास अगर इलास्टिक जिस तरह क्रेप बैंडेज जिसको कहते हैं लचकदार पट्टी होती है वो है, तो फिर उसके ऊपर वो उसको लपेट दीजिए ताकि वहाँ पे वो चीज़ हिले ना। तो अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो सिंपली आप उसको थोड़ा सा ऐसे खींच के, अगर वो नॉर्मल जो एक उसकी अलाइनमेंट है उसमें ले आए, और पीछे जो भी फटियाँ आपके पास अवेलेबल हैं, और कुछ नहीं तो कॉपी अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल है वो रख के उसके ऊपर वो कर दें ताकि जब वो जा रहा है तो वो हिलता ना रहे और उससे मजीद नुकसान जो है वो ना पहुंचाए। तो ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं जो कि अगर आप कर सकें। नॉर्मली बैंडेज जब करते हैं तो इतना खींच के बांध देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसकी आपकी रुक जाती है, इसका तरीकेकार क्या होता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आपने इतना उसको कस के बांधना है कि उसकी खून जो बह रहा है वो रुक जाए। ठीक है, आपने इतना उसको कसना नहीं कि खून जो आगे की गर्दिश है बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन इतना कस के बांधना है कि वो खून बहना रुक जाए। हाँ। तो वो इतना आपका टाइट होना चाहिए कि जब आप वो टाइट करें तो एक बार खून अगर रुक गया तो वहाँ पे बस काफ़ी है। ये नहीं कि उसको इतना कस दे कि फिर अगला जो खून का हिस्सा है, मसलन अक्सर जो सबसे बड़ी लोग जब ये इस किस्म की चोटें लगती हैं तो लोग आप जाते थे ये किसी के पास पहलवान या किसी के पास, उन्होंने अगर उस वक्त पट्टी कर दी, अब वो लचकदार पट्टी नहीं है, बाद में सोजिश होती है तो वहाँ पे सारा ये हिस्सा टाइट हो जाता है, उसकी वजह से हाथ की अगर खून की गर्दिश चली गई तो हाथ ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। इसलिए खास तौर पे जब ताज़ी चोट है उसमें अगर आपने पट्टी की तो जरूर देखते रहे। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट हाथ आपका नीला हो जाए तो फौरन उस पट्टी को लूज कर दें, क्योंकि दैट मींस नीला हो रहा है या नम हो रहा है तो इसका मतलब ये है सो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको खून की गर्दिश नहीं मिल रही। उस सूरत हाल में पट्टी को सिर्फ आपने ढीला कर देना। बिल्कुल सही। अच्छा, डायबिटीज़ के बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट हैं और उनको अगर इस तरह से कोई फर्स्ट एड देनी पड़े, उनकी तो बहुत केयर करनी पड़ती है। जी, उसमें नॉर्मली जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली ट्रेंड होती है, उनको पता होता है कि इस वक्त इनकी शुगर ड्रॉप कर गई है, और अगर शुगर ड्रॉप कर गई है तो ऑब्वियसली अगर वो खुद नहीं ले सकते तो उनको ड्रिप लगाने की ज़रूरत है ताकि उसकी शुगर ऊपर ले जाए, और अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर उस सूरत हाल में भी फ़ौरन रेस्क्यू को कॉल करें और वो आके आपकी मदद करेंगे, या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है ताकि इस सूरत हाल में वहाँ पे उनकी। अच्छा जी, जहाँ हम फर्स्ट एड के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट एड के ज़ुमरे में आती हैं, वो डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर भी की हैं। तो शहर में जो बारिश हो रही है इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। कल से हमने रिकॉर्ड छतें गिरने के वाक़यात, करंट लगने के वाक़यात, अभी मेरे सामने न्यूज़पेपर में भी खबर है, काना में छत गिरने से ज़ख्मी हुए हैं 5 अफराद, करंट लगने के वाक़यात हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी फर्स्ट एड का रोल बहुत ज़्यादा जो है वो समझा जाता है। मैं 2 चीज़ों पे ख़ुसूसी तौर पे लोगों से अपील करूँ ऐसी सूरत हाल में। नंबर 1, जो भी घर हैं अपनी छतों पे जाके देख लीजिए, कहीं पे भी छत ब्लॉक नहीं। अक्सर लोग कोई जाता नहीं है, ऊपर गंदबला इकट्ठा हुआ होता है और उसकी वजह से साइडों पे हम देखते हैं पानी जमा हो जाता है, सारा पाइडो, और उसके ऊपर जब छत पे इतना पानी तो आप सोचिए कितना वेट इकट्ठा हो गया। बिल्कुल सही। और आपकी थोड़ी सी छत पुरानी है या वो नहीं है तो वो फौरन कोलैप्स करेगी। तो प्लीज इससे पहले बारिश में ना जाए, अब बारिश से पहले, या अगर ऊपर आप समझते हैं इस वक्त भी है तो उसको जितना क्लियर कर सकते हैं तो जाके, अभी भी जैसे मुसलसल बारिश हो रही है तो एक दफा विजिट जरूर करें अपनी छत का, और ऊपर जाके देख लीजिए कि वहां पे कोई पानी खड़ा ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर बच्चे जाके नहाना शुरू कर देते हैं, अब वो पानी साफ नहीं है, कई जगहों पे गटर का पानी भी साथ मिक्स हुआ होता है, तो वहाँ पे आप यकीनी बनाएं कि वहाँ पे बच्चे जाके नहाए ना। और खंबा या बिजली के स्विचेस, कि ये नहीं कि जी बाहर चले गए बिजली की मोटर चलाने के लिए। सब लोग देखे ना गुजर रहे हैं, बारिश का पानी है और आप थोड़ी सी स्पेस लेना चाह रहे हैं, आप फुटपाथ पे हो जाएंगे, वहाँ पर चाहे साथ खंबा है। हाँ, तो इसलिए खंबे से भी एहतियात करें, और जहाँ पे पानी ज्यादा खड़ा हुआ है वहाँ पे बिला वजह जाने से भी गुरेज। थोड़ी देर की बात होती है, क्योंकि देखिए चाहे आप न्यूयॉर्क देख लें, अमेरिका देख लें, जहाँ मर्जी देख लें, जब एक जो आपका पानी का निकासी का सिस्टम है वो एक सर्टन वॉल्यूम हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं बना हुआ। अब अल्लाह ताला की तरफ से अगर इतनी ज़्यादा एकदम बारिश हो गई है तो उस पानी को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 1-2 घंटे और वो जो मुसलसल वाली बारिश है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2-4 घंटे जो वो आपके पानी के निकलने में लगते हैं, उस दौरान मैं सिर्फ लोगों से अपील करूंगा कि उस जगह पे ना जाएं। अगर कोई गड़ा खुला है या कुछ और जगह खुली है, ये ना हो कि आप उसी में चले जाएं, क्योंकि आपको नीचे नजर नहीं आ रहा कि क्या है। अगर आपको मजबूरन जाना भी पड़े तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप एक स्टिक रख लेते हैं अपने साथ या डंडा रख लेते हैं, उसको नीचे मारते हुए जाते हैं ताकि आपको पता हो कि नीचे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि खुली हुई है। हाँ। तो अगर मजबूरन जाना पड़े कोशिश तो करें उस एरिया को अवॉइड करें। ये ना हो कि जी मेरी गाड़ी तो इसमें से गुजर जाएगी, या मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके निकाल लूँगा, या मैं इसमें पैदल इसको क्रॉस कर लूँगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ता है तो दूसरा चक्कर काट के आ जाए, लेकिन उस एरिया में जाने से अवॉइड करें। 2-4 घंटे शहर की तरफ मैं जाना चाहूँगी, घरों के बिल्कुल बाहर जो है बिजली की तारें हैं,
आप आजम क्लॉथ मार्केट चले जाएं, आप बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट चले जाएं, वहाँ शॉर्ट सर्किट के इतने वाक़यात हो जाते हैं क्योंकि मीटर्स की तारें बाहर निकली हुई हैं और बारिश का पानी जब डलता है तो देखिए इसमें दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जो लोग हम करते भी हैं, चाहे हमारी घर की अंदर की वायरिंग हो या बाहर हमने कोई कराई हो, हम उसमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। हम यही सोचते हैं हमारे साथ ना कभी शॉर्ट सर्किटिंग होगी ना कुछ और। तो जहाँ पे ये है, जहाँ पे हम इतना पैसा खर्चते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इस चीज़ को इंश्योर करना कि वो सही तरीके से हुई हो और कहीं पे भी कोई उसके नंगे पॉइंट्स ना हो जहाँ पे कोई बच्चा या कोई भी उसको पकड़े और उसकी वजह से आपको शॉक लगे। तो ये इस सूरत हाल में एहतियात जो है वो खुसूसी तौर पर ज़रूरी है। और तीसरी, हमें एक जिम्मेदार शहरी भी बनना है। बिल्कुल सही आप सोचिए, हमारा ये पानी का निकासी का एक निज़ाम था, वहीं पे हमने बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली हैं और हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, हम वो भी रहता सहता उसके साथ क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के बैग्स में हमने कूड़े को बंद करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं करना कि थोड़ा सा दूर चले जाएं, बल्कि वहीं की जो नाली है उसके अंदर उसको फेंक देना है ताकि अगली बार नाली वो ब्लॉक्ड हो और उस पर से पानी जो है वो निकल ना सके। ये देखिए, ये हमें अब चेंज करना है रवैया, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने से कम हमारा ही फायदा है ना। बिल्कुल सही। कल को वो पानी खड़ा होगा, सड़क टूटेगी, किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? अपना हमारा ही नुकसान है। तो बार बार हम उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को अभी हमें चेंज करना है। हर चीज़ हुकूमत का काम नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता दिया कि फर्स्ट एड होती क्या है, किस सूरत में आपको कैसी जो है वो किसी की हेल्प करनी है। रेस्क्यू क्या ऑफर करती है स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कि ट्रेनिंग आप दे सकते हैं? मेरा जी आज का खुसूसी तौर पे आलमी दिन पे पैगाम ही यही है, मेरे शहरियों के लिए भी है और खुसूसी तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। बहुत आसान हमने कर दिया है और मैं आज इस फर्स्ट एड के आलमी दिन पे लोगों से ये अपील भी करूँगा, उनसे अहद भी लूँगा दो चीज़ों पे, कि वो फर्स्ट एड सीखेंगे और नंबर 1 और नंबर 2 ड्राइविंग सेफली करेंगे। ये मेरा खुसूसी तौर पे पैगाम मोटर बाइक वालों के लिए है कि वो आहिस्ता चलाएं, गाड़ियों के दरमियान में मत जाएं, बिकॉज गाड़ियों के दरमियान में चलते हुए एक थोड़ी सी गाड़ी लगी तो या LGH लाहौर जनरल अस्पताल है, या खुदा ना खास्ता ज़्यादा सीरियस हो तो कब्रिस्तान है। तो मैं सबसे कहूँगा कि और अपील करूँगा कि फर्स्ट एड फ़ौरन सीखें, और यकीनन जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। अब सीखना बहुत आसान है। रेस्क्यू कैडेट कोर की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका मोबाइल सबके पास है, उस पर जाएं, उसको डाउनलोड करें। उसमें बहुत आसान सी वीडियोस हैं, बजाय कि आप सोशल मीडिया पे वो गलत वीडियोस देख रहे हो, बामकसद अच्छी वीडियो देखें। उसमें आप जो फर्स्ट एड सीखेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। और फिर उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आप अपने इलाके में जो रेस्क्यू का स्टेशन उस पर चले जाएँ, वहाँ पर सबको हदायत है, वो आपको बाकायदा तौर से ये चीज़ सिखा देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कल को खुदा ना खास्ता घर में भी आपको कोई इमरजेंसी होगी, आपके ही किसी करीबी कुछ शख्स को इमरजेंसी हो सकती है, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, और फ़ौरन जिस वक्त आप उसकी मदद करेंगे, ज़िंदगी बचाएंगे, तो इससे बड़ी आप चीज़ ज़िंदगी के अंदर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो और एक आपको अंदर से तसल्ली सी महसूस, अंदर से तसल्ली। तो मेरी आज सबसे अपील है कि आज इस फर्स्ट एड के आलमी दिन पर अहद करें कि हमने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ़र्स्ट एड को सीखना है और एक ज़िम्मेदार शहरी बनना है। और साथ ही साथ चूँकि इस बार का थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, तो हमने एहतियात से चलाना है। और खुसूसी तौर पे जिस तरह हमारा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम तकरीबन 1000 ट्रैफिक हादसा डेली मैनेज करते हैं, जिसमें 80% मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, और वो बेचारा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं करता। तो हर कोई ये सोचता है, और जल्दी निकल जाएं, आप जल्दबाजी ना करें, आहिस्ता चलें और साइड लेन में चलें और हेलमेट पहन के रखें, साइड मिरर का इस्तेमाल करें ताकि आप महफूज रहें और खुदा आप घर ही वापस पहुंचे, या दफ्तर आपने जाना है तो दफ्तर पहुंचे। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आपको अस्पताल जाना पड़े और अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखें। ये फैमिलीज को भी चाहिए कि जो भी जा रहे हैं उनको जल्दी वहां से रवाना करें घर से, और उनको ये कहें कि आपने एहतियात से जाना है ताकि आप वापस आएँ। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये आज हमें इन 2-4 चीज़ों का जो है वो अहद करना है, ताकि हमने लाहौर शहर से, ये तारीखी शहर है जिससे हमने सर्विस का आगाज़ किया, और आज ये सर्विस जनूबी एशिया के लिए रेस्क्यू 1112 एक मॉडल है। लेकिन हम चाहे जितनी भी बेहतरीन सर्विस बनाने, कॉल करने में और आने में टाइम लगता है, तो जो फौरन आप अगर साथ वो जो आपकी मोटरसाइकिल सर्विस शुरू हुई है, उससे मुझे बताइएगा खातिर खान नताइज कैसे हासिल होना शुरू हुए हैं? लोग सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं?
मैं समझता हूँ जी आज तकरीबन उन्होंने 8 लाख एमरजेंसीज को मैनेज किया है और औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है उनका, जो कि आप इंटरनेशनली भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे बेहतर सर्विस जो है वो और नहीं मिल सकती, और इसने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। और उसके बाद मैं देखता हूँ एक CD42 ने भी एक मोटर बाइक सर्विस शुरू कर ली। बिल्कुल ऐसे ही हमने भी यही अज़्म लिया कि हमने फौरी तौर पर पहुंच जाना है बस। तो इसलिए जो है ना वो फौरन वो फौरन पहुंच जाते हैं, और फौरन जाते साथ जो मैं चीज़ बता रहा था जिसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फौरन जाके अगर CPR शुरू कर दें, खून बह रहा है उसकी बैंडेजिंग कर दें, फ्रैक्चर हो गया तो उसको स्प्लिंट कर दें, कमर की चोट का मरीज़ है तो उसको बाहिफाजत साइड पे ले आएँ और उसको इस तरह मुड़ोड़े वगैरह मत दें, तो आप उसको सारी उम्र से मफलूज होने से उसको रोक सकते हैं। खुदा ना खास्ता जला हो या ज़ख्म हो तो उसको फ़ौरन साफ पानी से वॉश करें और उसके बाद साफ पट्टी कर दें। फर्स्ट एड किट में भी यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप फ़ौरन लोगों की जो है वो मदद कर सकें। अच्छा जी, जिस तरह एतमाद से रेस्क्यू 1112 की सर्विस जो है लोगों का एतमाद जीते हुए है, आगे बढ़ रही है, कुछ फ्यूचर प्लान्स भी आपके हैं कि आपने मजीद इसको निखारना है? जी बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब की और वज़ीर आला पंजाब इनकी कोशिश है, उनकी डायरेक्शन है कि हम तमाम तहसीलों में इसको जो अब एक्सपैंड कर दें और बड़े टाउन्स में भी जा रही है, जिसके लिए इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है। इसी के लिए हमारी अब नई एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि जो दूर दराज के कुछ इलाके हैं, जिस तरह पिंडी पूरा डिवीज़न देखें तो उसके अंदर कोहे सुलेमान है, सॉल्ट रेंज है, मरी की हिल्स है, इसी तरह अगर DG खान में देखें तो कोहे सुलेमान की, वहाँ तक बहुत दूर दराज इलाके हैं और एरिया बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मोटरवे हाईवेज़ के ऊपर जहाँ पे हमें पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई ऐसा हादसा हो, तो उसके लिए एयर रेस्क्यू सर्विस का भी इस साल जो है वो प्रोविजन रखा गया है, जिस पे हमारा इस वक्त काम जारी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी दे सकें, ताकि ऐसे भी दूर दराज इलाकों में भी हर पंजाब के हर कोने में किसी को भी कोई इमरजेंसी होगी उन तक हम पर वक्त पहुंच सकें। बिल्कुल, हम सबको इमरजेंसी से जो है वो महफूज रखें, लेकिन किसी भी हादसे की सूरत में 1112 की खिदमात आप हासिल कर सकते हैं। और फर्स्ट एड क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये आपके लिए इसकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, एप्लीकेशन से आप मुकम्मल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपने करीबी किसी भी रेस्क्यू के ऑफिस आप जाकर रब्ता भी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको रेस्क्यू की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाएगी, साथ ही साथ फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो आप ये सब चीज़ें आपने अपने लिए खुद से करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए, और जज़ाकल्लाह। जिस तरह से आपने फर्स्ट एड सीखी है, मैं सीख लूंगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के आपसे सीख ली हैं, लेकिन मैं अब इनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल तो करके आपको पता चलता है। करना है आज आलमी दिन पे हमें कम से कम एक जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए और अहद करना चाहिए, और इसी के जरिए मैं समझता हूँ इतना वाइब्रेंट अब हमारा मीडिया हो चुका है, तो इसके अंदर हम प्रोग्राम्स करें ताकि जो लोग हैं वो सीख सकें। नहीं जी, जो एप्लीकेशन आपने बताया मैं भी जरूर डाउनलोड करूंगी, और वहां से जरूर जो बेसिक चीजें हैं वो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा आपको पहुंचता है, दूसरों को भी पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने अपने अहद को याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारे साथ हसनैन होंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और नकासियाब के इंतजामात जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है वो आपको दिखाते चलें। हसनैन की तरफ मैं जाऊंगी। हसनैन, किस इलाके में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पर नकासियाब की? जी, अगर सूरत हाल की बात की जाए तो मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अकब में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो सूरत हाल है मेरे अकब में देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन सजाद अहमद दिखा सके कि यहाँ पर किस कदर पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर आने और जाने वाले जो शहरी हैं उनको किस कदर मुश्किलात का सामना है, और गुज़श्ता दौरों से जो बारिशें हो रही हैं उनके सबब अगर बर वक्त इक़दाम कर लिए जाते वासा की जो टीमें हैं उनकी जानिब से, और अगर जो वासा के हुकाम हैं उनकी जानिब से टीमों को अपनी सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाला जाता, तो ये जो सिचुएशन अब बन रही है, जो शहरियों को अब फेस करना पड़ रहा है, तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि कज़ाफ़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। वहाँ पर पानी जो खड़ा होना है वो बनता नहीं है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कई फुट पानी जमा है, और आने और जाने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर बाइक्स भी बंद हो रही हैं, और यहाँ पर कोई वासा की टीमें हमें नज़र नहीं आई, यहाँ पर मशीनरी नज़र नहीं आई, यहाँ पर वाटर सकर हमें नज़र नहीं आए, ताकि यहाँ पर जो पानी यहाँ जमा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके, और जो शहरियों को दरपेश मुश्किलात है उनका सामना जो वो कर रहे हैं उनको ना करना पड़े। अगर बारिश की बात कर ली जाए तो आज सुबह से ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, अभी भी बूंदाबांदी
हो रही है, तो जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा भी हो रहा है, साथ ही साथ जो बारिश का पानी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे बारिश होती चली जाएगी वैसे वैसे पानी में इजाफा होता चला जाएगा, और साथ ही साथ जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर निकलें और लिबर्टी का रुख करें तो लिबर्टी में भी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी अच्छा हसनैन, आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो बताया, वासा तो वैसे भी ये दावा करता है कि उनके अंडर ये इलाका नहीं आता, लेकिन चूंकि आपने इससे पहले हमें इचरा के इलाके से अपडेट किया तो आपको कहीं वासा के अहलकार, वासा की मशीनरी शहर के दीगर इलाकों में, लिबर्टी में, इचरा में, करतबा चौक में कहीं पर काम करते नजर आए? कैंप्स उनके लगाए जाते हैं, तो निकासी आप कहीं पर शहर में आपको मुमकिन नजर आ रही है? जी, अगर इंतजामात की बद इंतज़ामी की बात की जाए या फिर मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा होने की बात की जाए तो वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो वासा की टीमें हैं या फिर वासा अहलकार हैं या वासा इंतज़ामिया है वो कहीं पर नज़र नहीं आई, कहीं पर कैंप नहीं लगाए गए। अगर बात की इचरा और शमा में हमें नज़र नहीं आए, हम करतबा जो का हमने रुख किया वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई, ना ही हमें इंतज़ामिया या फिर अमला नज़र आया। उसके साथ अगर बात की जाए जेल रोड की या फिर मेन ब्लू वार्ड की, लिबर्टी की बात की जाए या फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम की और अतराफ़ की बात की जाए तो कहीं पर भी जो वासा की टीमें हैं वो मुतहरक नज़र नहीं आ रही हैं, ताकि जो यहाँ पर सिचुएशन फेस करना पड़ रही है शहरियों को, उनको उससे छुटकारा दिलाया जा सके। और जो दावे किए जा रहे हैं वासा हुकाम की जानिब से कि मशीनरी लगाई गई है शहर भर में और जो वासा इंतजाम जो अमला है वो मुतहरक है पानी निकालने में और सिचुएशन को कंट्रोल करने में, तो ये जो दावे हैं, दावे नफ़ी तो उनकी नज़र आ रही है, लेकिन जो वादे या फिर दावे किए जा रहे हैं दावे वफा होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। और बारिश की सूरत हाल, नकासियाब के इंतजामात ओवरऑल शहर में तसल्ली बख्श तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हसनैन हमें बता रहे थे अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम के हालात आपने देखे, दावे जो किए जाते हैं उसके बरअक्स ना तो मशीनरी उतनी मुतहरिक नज़र आ रही है और ना ही वर्कर्स जो हैं वो उतने मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। खैर, आपको आगे भी चल के अपडेट रखेंगे, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में भी आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। तो ये खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज जो कि आपने स्क्रीन पर देखा, ये हैं हमारे आज के मेहमान, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। पाकिस्तान में ने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की। फाइनल में जी ज़बरदस्त जो है इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का नाम रोशन किया और नज़र गाना जो है आलमी सतह पर तीसरी पोजीशन हासिल कर चुका है। और सुरीली आवाज़, ज़बरदस्त कंपोजिशन और फिर जिस तरह से अच्छी तरह से गाने की पूरी कॉम्पोजिशन को आपने देखा, तो मैं कहती हूँ जी हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और बड़ी खुशी होती है कि जब आप बाहर कहीं जाके इस तरह से अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अपने मेहमान नुमान मलिक से और उनके साथ उनके गिटारिस्ट भी मौजूद हैं साइम। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। और सुनाइए, सब खैर? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें तो खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को सामने बिठाकर, जो लोग पूरे मुल्क को अपने रिप्रेजेंट करते हैं और माशाल्लाह से आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। आप ये हमें भी खुशी होती है कि आप अपने शो पे बुलाते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा जी, ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड, यस, ख्वाब होता है आपका जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट हो, अवार्ड मिलना, प्राइस मिलना, आपका नाम अनाउंस किए जाना, अपने मुल्क के साथ नाम दिया जाना, कैसा फील होता है? फील बहुत प्यारी भी थी, इमोशनल भी थी, क्योंकि लाइव वो चल रहे थे। हाँ। जो है इसके अवार्ड्स चल रहे हैं और ऊपर नीचे मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है और वोटिंग, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया से पहले लोगों ने वोट किया। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जजेस ने भी अपनी वो उनके 5 जजेस थे, उन्होंने भी अपनी वोटिंग करनी थी कि कौन जीते, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, ये वो। तो बहुत अमेजिंग सीन था, मतलब इमोशंस भी बहुत, मतलब आई वाज लिटरली क्राइंग। प्रेशर तो बहुत होगा। आफ्टर दैट आई वाज लिटरली
क्राइंग, मतलब आई कॉल माई ब्रदर एंड आई वाज क्राइंग एंड ही वाज लाइक इजी, कोई मसला नहीं, क्योंकि लेकिन वो एक बड़ी प्यारी फील थी आप पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम। हाँ। और एक इतना ज़्यादा मेहनत और सब चीज़ें, और मुझे उसके बाद लग रहा था कि अल्लाह का शुक्र है मेरी मेहनत रंग लाई है आफ्टर लाइक। बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, 7 जो लोग थे उनको देख के लग रहा था कि अच्छा इतना अच्छा ये भी गा रहा है, इतना अच्छा ये भी गा रहा है, कि अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था? नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। लेकिन मेरे साथ जो लोग थे माशाल्लाह 18 पाकिस्तान से लोग थे। असल में ना पहले नेशनल राउंड था, ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राउंड था, ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबली गए हम लोग पूरी दुनिया में, फिर 18 लोग पूरी दुनिया से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो जिसमें मेरा भी गाना था और भी 17 और गाने थे, ठीक है। तो वो नेशनल राउंड में जब मैंने पहले मुझे लग रहा था कि जैसे आसान होगा, लेकिन जब मैंने इसके अंदर लिस्ट देखी है ना अपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, उसके अंदर वेल एस्टेब्लिश आर्टिस्ट भी थे आपके पाकिस्तान के। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो वो भी थे, लेकिन जब मैंने उनको देखा फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, आई विल डू माई बेस्ट। फिर तो फील हुआ होगा कि अब मुकाबला सख्त। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ थी, आपकी लर्निंग होती है, आप बहुत सी चीज़ों से, मतलब मैं एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था कि मतलब इतने लोगों ने वोटिंग की पूरी मतलब पहले नेशनल लेवल से पाकिस्तान पे, फिर कॉन्टिनेंटल लेवल्स पे, फिर पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में लोग वोट कर रहे थे और पूरी लोग दुनिया में सुन रहे वोट हैं। करके लोगों ने सिलेक्ट किया जी नुमान मलिक को। नुमान, कुछ आपके सफ़र के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कब और कैसे आगाज़ किया सिंगिंग का? एक बड़ी स्टोरी है ऐसी कि आई वॉज सिंगिंग, छोटा था तो मैं गाना गा रहा था, तब नई नई मोहब्बतें मूवी आई थी शाहरुख खान की, ठीक है, तो आई वाज सिंगिंग उसका गाना कि आंखें खुली हो या हो बंद। तो मेरी अम्मा सुन रही थी वहाँ से ना किचन से, तो उन्होंने एकदम मुझे कहा कि इधर आओ, ये तुम गा रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो कहती फिर सुनाओ, ठीक है, मैंने उनको सुनाया और उनकी बहुत प्यारी आवाज़ है, मतलब लेकिन उनको फैमिली ने कभी वो सपोर्ट नहीं किया, मेरे नाना नानी ने कभी कहा नहीं, ना अब्बा ने कभी सपोर्ट किया कि तुम आगे मतलब कि सिंगिंग को मतलब एज एन प्रोसीड फर्दर। लेकिन वो फिर मेरा वो शौक़ था, अम्मा ने बहुत मेहनत की, बहुत मारे भी खाई हैं अम्मा से, क्रेडिट अम्मा को जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे थे लेकिन नात कॉम्पिटिशन्स, मैं पूरे पंजाब में नात कॉम्पिटिशन्स भी जीता हूँ, ठीक है ना, पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था, और फिर साथ माशाल्लाह मेरे कलाम भी करता हूँ, सब मैं मतलब दीन दुनिया दोनों रखता हूँ, ये नहीं कि गाने करूँ मैं सब करता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है तो जी उसका तो हक अदा करना बनता है। साइम साथ मौजूद है, एक पूरा टीम वर्क आपका है। साइम का रोल क्या रहता है? साइम, आप मुझे बताइएगा, आपने गिटार कब से बजाना शुरू किया? मुझे हो गए हैं 8 साल हो गए हैं मैं प्ले कर रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तकरीबन 6-7 साल से। अच्छा, पहले था कि नुमान सिर्फ शौक में और कवर्स वगैरह करने, अब 1 साल हुआ है प्रोफेशनली स्टार्ट किया, और अभी आपके सामने ये ग्लोबल म्यूजिकल अवार्ड में 3rd आया ये। वैसे ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड्स में 3rd नहीं, मतलब पूरे साउथ एशिया में भी आई वाज द वन जो पूरे साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और मेरा जो जॉनरा था हिप हॉप, R&B एंड सोल, वो भी पूरी दुनिया में फर्स्ट आया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, गिटार जो लोग सीखना चाहते हैं, क्या हर कोई गिटार बजाना सीख सकता है? इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? क्या कहना चाहेंगे जो लोग शौक़ रखते हैं उनको? जो सिर्फ शौक़ रखते हैं, अगर उनमें पैशन है तो वो गिटार सीख सकते हैं। जो सिर्फ ये है कि यार मैं गिटार पकड़ लूँ और ज़रा लोग इम्प्रेस हो जाएं, तो वो उनसे नहीं होता। दिखाने के लिए जो लोग गिटार पकड़ लेते हैं और पिक्चर्स वगैरह यार चलो सोशल मीडिया पे लगा लेंगे, वो फिर रह जाते हैं। पैशन बहुत ज़रूरी है गिटार सीखने के लिए। सही, कुछ भी करना हो, ना सिर्फ गिटार बल्कि कुछ भी करना हो, आपकी मेहनत, पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, मैंने आपसे गाना भी जाते जाते सुनना है, लेकिन मैसेज आप कुछ नए सिंगर्स को देना चाहें जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, हर किसी को आजकल सिंगर बनने का शौक़ आया है। मैं एक ये उनको बात कहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ना कुछ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ठीक है, आपने पॉजिटिव लोगों के पास रहना है जो आप लोगों को एक अच्छी वाइब दें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको हमेशा दूर पीछे लेके जाते हैं, आपको आगे नहीं। लाइक जैसे मेरी फैमिली है, मेरे माशाल्लाह इतने प्यारे दोस्त हैं सारे, जो मुझे हमेशा, मैं कहीं पे गिर भी रहा होता ना तो वो कहते हैं कि तुम, हमें पता है कि तू कर लेगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एक लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, और आपको हम्बल रहना है। यू हैव टू बी काइंड विद पीपल। ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया है कि लोग जब कुछ बन जाते हैं ना तो वो भूल जाते हैं असल में, तो हम्बल रहना चाहिए, हर सूरत रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपने हमें बहुत कोई ज़बरदस्त सा गाना, बल्कि आपका जो गाना है वही आपने हमें सुनाना है जी।